वो 15 दिन हो चुके थे। हनीमून से आने के तुरंत बाद ही वो गांव अपनी ससुराल जाने की पैकिंग करने लगी। वर्षा, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना? मैं तुम्हें अकेले गांव माँ बाबूजी के पास भेज रहा हूँ। क्या करूँ, फैक्ट्री में काम बहुत है, मालिक छुट्टी नहीं दे रहे हैं। अगर वो छुट्टी दे देते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। वैसे मैंने उन्हें बोल दिया है कि 2 हफ्ते बाद मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, क्योंकि मेरी बहन की शादी है। हाँ, कोई बात नहीं, पहले काम जरूरी है। और वैसे भी मैं कोई पराई जगह थोड़ी जा रही हूँ, मैं तो अपने ससुराल जा रही हूँ, अपने घर। मैं वहां रहूंगी तो माँ जी को सहारा मिलेगा। सुनैना की शादी भी तो है अगले महीने, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, तुम परेशान मत हो। नकुल वर्षा को बस में बिठा देता है। शहर से गांव की दूरी 7 घंटे की थी। वर्षा गांव पहुंचती है। सब लोग नई बहू का स्वागत करते हैं। वर्षा की सास और ननद बहुत अच्छे स्वभाव की थी। उन्होंने वर्षा को महसूस ही नहीं होने दिया कि वर्षा किसी नई जगह आई है। वर्षा बहू, गांव की कुछ औरतें तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए आने वाली हैं। सबका बहुत मन था तुम्हें देखने का। एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार होकर आंगन में आ जाओ। सुनैना, अपनी भाभी को नाश्ता दे दे। वर्षा भाभी, आज मैंने आपके लिए पूरी आलू और खीर बनाई है, मैं आपके लिए अभी लेकर आती हूँ। सुनैना ने जबरदस्ती वर्षा को हैवी खाना खिला दिया। मेहमान भी बार बार आ रहे थे, इसलिए वर्षा को सबके साथ कुछ न कुछ खाना पड़ा। अगले दिन वर्षा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई और उसके पेट में दर्द होने लगा। कमला बहन, बहू को नजर लग गई है, एक काम कर, बहू की नजर उतार दे। हाँ जानकी बहन, नजर तो मैंने उतार दी है, जरूर नजर ही लगी है मेरी प्यारी बहू को। चेहरा तो देखो कैसे उतर गया है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है बहू। हाँ, पता नहीं पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, रुक रुक कर दर्द हो रहा है। माँ बापू, मुझे लगता है वर्षा भाभी को गांव के खाना पानी की वजह से ही दिक्कत हो रही है। क्यों भाभी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, हो सकता है मुझे यहाँ का पानी सूट ना किया हो, पहले इतना दर्द होता नहीं है। कमला, एक काम कर, बहू को डॉक्टर विनोद के पास ले जा, कोई ना कोई दवाई दे देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। चल बहू, मैं तुझे डॉक्टर साहब के पास ले चलती हूँ, बहुत अच्छी दवाई देते हैं वो, उनकी एक ही खुराक से आराम आ जाता है। माँ, भाभी को वो जो दवाई की दुकान वाला है उससे दवाई लेकर दे दो, डॉक्टर साहब के पास ले जाने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा ही तो पेट में दर्द है भाभी के। अरे तू ये कैसी बातें कर रही है सुनैना, ये थोड़ी है कि तूने उन डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिया तो हम सब भी जाना छोड़ देंगे। अरे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो, इतने सालों से हमारे गांव में मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। तू चुप कर, चल बहू, इसकी बातों पर ध्यान मत दे, मैं तुझे लेकर चलती हूँ। वर्षा उस समय कुछ नहीं बोली, पर उसे सुनैना की बात थोड़ी अटपटी लगी। सुनैना की बातों पर उसने उस समय ध्यान नहीं दिया, उसे लगा कि वैसे ही सुनैना कुछ बोल रही होगी। वर्षा अपनी सास के साथ डॉक्टर विनोद के क्लिनिक पर जाती है। क्लिनिक के बाहर औरतों की बहुत भीड़ थी। वर्षा का नंबर सबसे आखिरी था, इसलिए वो लाइन में पीछे लगी। कुछ समय बाद वर्षा का नंबर आ जाता है। वर्षा अपनी सास के साथ डॉक्टर के कमरे में जाने लगती है तो बाहर खड़ा गार्ड उन्हें रोक देता है। माताजी, आप मरीज के साथ अंदर नहीं जा सकती हो, डॉक्टर साहब गुस्सा करेंगे। माँ जी, आप यहीं रुको, फिर मैं दिखा कर आती हूँ। ठीक है बहू, मैं यहीं रुकती हूँ। अच्छे से सब बता देना। वर्षा अंदर जाती है। एक कुर्सी पर लगभग 40-42 साल की उम्र का आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर कुछ ऐसे निशान थे जैसे गहरी पुरानी खरोच हो। वही था डॉक्टर विनोद। वर्षा, बताओ क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब, आज सुबह से ही पेट में बहुत दर्द है, रुक रुक कर हो रहा है। आपकी पूरी बॉडी का चेकअप करना होगा, अंदर लेट जाओ। पेट दर्द के लिए डॉक्टर साहब पूरी बॉडी का चेकअप? हाँ, पूरी बॉडी का चेकअप, तभी मुझे पता चल पाएगा कि पेट में दर्द क्यों है, और फिर तभी मैं सही दवाई दे पाऊंगा। वर्षा को लगा कि डॉक्टर तो कई बार ऐसे चेकअप करते हैं। वर्षा अंदर कमरे में लेट जाती है। डॉक्टर विनोद अंदर आता है और दरवाजा बंद कर देता है। वर्षा को थोड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि उसने देखा था अक्सर जब भी डॉक्टर मरीज को लेटाकर चेकअप करते हैं तो साथ में घर का कोई न कोई सदस्य जरूर खड़ा होता है, पर यहाँ वर्षा को बिल्कुल अकेले अंदर आने के लिए बोला। वर्षा जी, अपनी साड़ी का पल्ला थोड़ा ऊपर कीजिए, मुझे पेट देखना है। कहाँ दर्द है? मैं दबाता जाऊंगा, आप बताते जाना। यहाँ? जी नहीं, यहाँ नहीं, साइड में। इधर? एक काम करता हूँ, मैं पूरे पेट पर दबा कर देखता हूँ, जहाँ ज्यादा दर्द हो बता देना। अब वर्षा को थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी। विनोद वर्षा के शरीर को गलत तरीके से छूने की कोशिश करने लगा। वर्षा ने विनोद का हाथ झटक दिया और जोर से उसे तमाचा लगाया। बदतमीज, घटिया इंसान, तुम डॉक्टर के नाम पर धब्बा हो। मैं अभी जाकर तुम्हारी काली करतूत सबको बताती हूँ। तुम्हारे चेहरे पर ये जो खरोच के निशान है, शायद ये उन्हीं औरतों के नाखूनों के हैं जिनके साथ तुमने ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश की होगी। क्या बताओगी?
इस गांव में कोई भी औरत मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे पास सभी की वीडियो और फोटो हैं। अगर मैं चाहूं तो इस पूरे गांव की औरतों को बदनाम कर सकता हूं। अभी तुम बच गई हो, तुम्हारी वीडियो फोटो मैंने नहीं रिकॉर्ड की। मैं तो बस नशे का इंजेक्शन देकर तुम्हारी आराम से कोई भी तस्वीर या पिक्चर ले सकता था, पर क्या करूं, तुमने समय से पहले ही सब कुछ खराब कर दिया। अब यहां से चली जाओ, वरना मैं सब औरतों की वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। वर्षा उस समय चुप रही क्योंकि उसे गांव की औरतों की इज्जत की परवाह थी। घर आकर उसने सारी बात फोन पर अपने पति नकुल को बताई। सुनैना पहले से ही डॉक्टर के अत्याचार का शिकार थी। वो डर गई थी कि कहीं उसने घर में किसी को कुछ बताया तो डॉक्टर विनोद उसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर ना डाल दे। वो भी सब कुछ वर्षा को बताती है। नकुल गांव आता है और अब डॉक्टर विनोद को रंगे हाथों पकड़ना था। वर्षा को डर था कि अगर डॉक्टर को थोड़ा सा भी शक हुआ तो वो अपने फोन से सब कुछ डिलीट कर देगा और उसका जुर्म सामने नहीं आएगा। वर्षा नकुल को सब कुछ समझा देती है और प्लान के अनुसार वो डॉक्टर विनोद के क्लिनिक में जाती है। क्या बात है, आज तो मछली खुद जाल में फंसने चली आई। क्यों, मेरा छूना तुम्हें इतना पसंद आया? बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि मेरे रोग की दवा आपके पास ही है। वैसे मैं बाद में आऊं या फिर अभी आप मुझे दवाई देंगे? अरे नहीं नहीं, बाद में क्यों आओगी, मैं अभी तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। आओ अंदर चलते हैं। वर्षा यही चाहती थी कि डॉक्टर उसकी बातों में आ जाए और वो डॉक्टर का फोन चुरा ले। विनोद, आपके पास से दवाइयों की बदबू आ रही है। पहले आप अपना ये कोट उतार कर अच्छे से हाथ मुंह धो लो, तभी मजा आएगा करीब आने में। ओह हाँ, तुम यहीं रुको, मैं वॉशरूम में मुंह धोकर आता हूँ। विनोद को ध्यान ही नहीं रहा। वो अपना कोट उतार कर वॉशरूम चला जाता है और कोट में ही उसका मोबाइल फोन था। वर्षा जल्दी से विनोद का मोबाइल निकालती है और क्लिनिक से बाहर आ जाती है। वहीं नकुल भी खड़ा हुआ था। दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। वर्षा सारी बात पुलिस को बताती है। पुलिस डॉक्टर विनोद को अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करती है। गांव वालों को जब पता चलता है कि उनके घर की सीधी सादी औरतों के साथ विनोद कितना गलत करता था और उन्हें धमकी देता था, तो वो सब भी ये देखकर दुखी होते हैं। माँ, आज भाभी ना होती तो विनोद जैसा बदमाश डॉक्टर पुलिस की हिरासत में कभी नहीं आता। माँ, भाभी ने मेरे साथ साथ और भी गांव की औरतों को इंसाफ दिलवाया है। हम तो सचमुच ये सब जानकर बहुत दुखी हैं वर्षा बहू। तुमने तो आज अपने घर की इज्जत बचाने के साथ साथ गांव की सब औरतों की भी इज्जत की रक्षा की है। जीती रहो बहू, जीती रहो। पुलिस के डंडे पड़ेंगे तभी उस नीच डॉक्टर को अकल आएगी। हमारे घर की बहू बेटियों के साथ इतनी गंदी हरकत करने वाले डॉक्टर को तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। बाबूजी, पुलिस ने उस डॉक्टर को जेल में डाल दिया है और उसे कड़ी सजा हुई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, सब ठीक हो गया। सब लोग वर्षा की बहुत तारीफ करते हैं। अपनी ननद सुनैना की शादी के बाद वर्षा नकुल के साथ वापस शहर चली जाती है। श्यामपुर में औरतों के लिए सिर्फ एक ही दर्जी की दुकान थी। उसका मालिक राजू बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी था। जब उसकी दुकान में कोई औरत या लड़की ग्राहक आती तो वो किसी न किसी बहाने से उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश करता। अरे क्या भाभी जी, आप जो ये सूट लेकर आई हैं, ये तो थोड़ी पुरानी है ना, और आप कह रही हैं कि इसी नाप का सूट बना दो। ऐसे थोड़ी होता है। देखिए, इतने महीनों में आपकी कमर या आपका साइज कुछ तो बड़ा होगा। अगर मैं पुरानी नाप से ही ये वाली सूट बना दूंगा तो फिर फिटिंग सही नहीं होगी ना। अच्छा ठीक है, फिर ले लो नाप। महिला के इतना कहने पर ही राजू की आंखों में चमक आ जाती। अपने गले में पड़े इंच टेप से वो नाप लेने लगता है। हाँ भाभी जी, जरा सा सामने आइए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जरा कमर की नाप ले लूं। उसके बाद तो वो लगभग आधे घंटे नाप लेने में ही लगा देता। और अगर कोई उससे कहता कि अरे राजू मास्टर जी, कितनी देर से नाप ले रहे हो, शाम तक नाप ही लोगे क्या? देखिए भाभी जी, मेरा नाम है राजू मास्टर। मैं अपने काम से कोई समझौता नहीं करता। हाँ, ठीक से नाप लूंगा तभी तो मस्त सूट बना पाऊंगा ना। अब उसकी इस बात पर कोई क्या ही उसे बोलता। बहरहाल औरत के जाने के बाद वो उस औरत के ख्याल में खो जाता। और क्या मस्त फिगर थी भाभी जी की। ओहो, इसके आगे तो सारी हीरोइनें फेल हैं यार। वाह ऊपर वाले, क्या किस्मत बनाई है तुमने मेरी। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो आपने मुझे दर्जी बनाया। हे भगवान, बस एक ही प्रार्थना है कि अगले जन्म मोहे दर्जी ही कीजो, ताकि मैं अलग अलग और खूबसूरत औरतों के नाप ले सकूं। राजू टेलर अपने काम की आड़ में औरतों के साथ छेड़छाड़ किया करता था। अब उसका प्रोफेशन ही ऐसा था कि लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं लगता। श्यामपुर में ही विनीता नाम की एक रिटायर्ड टीचर अपनी बेटी सिम्मी और बेटे विकास के साथ रहा करती थी। विकास की अभी कुछ दिनों पहले ही शर्मिला नाम की लड़की से शादी हुई थी।
शर्मिला बहुत ही भोली लड़की थी। एक बार की बात है, सुबह का समय था। शर्मिला माथे पर घूंघट लिए अपनी सास के पास चाय लेकर गई। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय अदरक वाली। ये कहकर उसने चाय अपनी सास को दी। विनीता ने चाय ले ली तो शर्मिला वहां से जाने लगी। बहू, 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे कोई बात हो गई क्या माँ जी? अब चाय तो ठीक है ना? अरे तू इतना डरती क्यों है? मैं तेरी सास हूँ, कोई राक्षस थोड़ी ही हूँ जो तुझे खा जाऊंगी। और जहाँ तक रही चाय की बात, तो वो तो मैंने अभी तक पी ही नहीं है। ये कहकर उसने चाय की प्याली उठाई और चाय पीने लगी। चाय पीते ही, वाह बहुत ही अच्छी चाय है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। अरे बहू, तुम खड़ी क्यों हो? तुम्हें कहा है ना मैंने बैठने के लिए, बैठो। अब जी माँ जी, कहिए आप मुझसे क्या बातें करना चाहती थी? तब शर्मिला की सास ने उससे कहा, शर्मिला बहू, तेरी शादी को लगभग 1.5 महीने हो गए, तू कब तक ये साड़ी और घूंघट में रहेगी? मैं समझी नहीं माँ जी। बहू, अब हमारी पीढ़ी की तो तुम हो नहीं कि घूंघट और साड़ी में ही हमेशा रहो। तुम आज की पीढ़ी हो, तुम सलवार सूट पहन सकती हो घर में, मैं कुछ नहीं बोलूंगी तुमको। पर माँ जी, मैं तो सलवार सूट लेकर आई ही नहीं, मुझे लगा कि शादी के बाद साड़ी में ही रहना होगा। भला ऐसा भी होता है क्या? उसके बाद विनीता ने अपनी बेटी सिम्मी को आवाज लगाई, सिम्मी, सिम्मी। सिम्मी उस समय कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। माँ की पुकार सुनकर वो बाहर आई। हाँ मम्मी, क्या कह रही हो? कहीं जा रही हो क्या? क्या मम्मी, इस समय मैं कॉलेज जाती हूँ ना, पर आज तो संडे है ना, विनीता ने कैलेंडर की ओर देखते हुए कहा। तब सिम्मी कैलेंडर के पास गई और उसे पलटते हुए कहा, मम्मी, जनवरी खत्म हो गया है, ये फरवरी है, फरवरी, और आज शनिवार है। ओह, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा ये तो बोलो कि तुम मुझे बुला क्यों रही थी? सिम्मी बेटा, वो तुम्हारे पास 3-4 सूट के कपड़े पड़े हैं ना, जो पिछले महीने खरीदे थे। हाँ माँ, है तो। सुनो ना, वो तुम भाभी को दे दो, वो उसे राजू टेलर के पास जाकर सिलवा लेगी। तुम्हारी भाभी के पास एक भी सूट नहीं है। अच्छा माँ, मैं दे देती हूँ। सिम्मी ने सूट के कपड़े अपनी भाभी को दे दिए। सिम्मी कॉलेज चली गई। बहू सुनो, ये लो सूट का कपड़ा, इसे सिलवा लो। यहाँ से थोड़ी दूर पर राजू टेलर्स है, तुम उसके पास चली जाओ। मैं अकेली जाऊं? हाँ बहू, चली जाओ ना। तुम्हें तो पता है ना मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है। अगर तुम्हारे साथ गई तो फिर 1 सप्ताह तक चलना फिरना सब हराम हो जाएगा। शर्मिला सूट का कपड़ा लेकर राजू टेलर्स के पास गई। राजू ने उसे देखा तो, ये कौन देहाती हुस्न की परी आ रही है? घूंघट वूंघट निकाल के, पहले तो इसे कभी नहीं देखा। राजू टेलर शर्मिला को घूर घूर कर देख रहा था। उसे इस तरह घूरता देखकर शर्मिला झेंप गई। तब राजू ने उससे पूछा, कहिए क्या सेवा करूं मैं आपकी भाभी जी? जी, ये सूट बनवाना है। हाँ हाँ, बना देंगे बना देंगे। वैसे कैसा बनवाना है, पटियाला या नॉर्मल? पटियाला। अरे पटियाला नहीं पता आपको? आजकल वो स्टाइल बहुत चलता है। मैं तो एक्सपर्ट हूँ पटियाला का, मेरे पास दूर दूर से लोग आते हैं पटियाला सूट सिलवाने। उसके बाद राजू टेलर ने शर्मिला को दुकान पर रखे कुछ सैंपल दिखाए। शर्मिला को वो पसंद आ गए। हाँ जी, सही है, ऐसा ही बना दो मेरा। अरे ऐसा क्यों, इससे अच्छा बना देंगे आपका, लेकिन पहले आपको देना होगा। देना होगा? क्या देना होगा? अरे नाप देना होगा, नाप। बिना नाप मैं कैसे बनाऊंगा आपके लिए पटियाला सूट? उसके बाद राजू शर्मिला का नाप लेने लगा। शर्मिला से बातों के क्रम में ही उसे पता लग गया था कि ये बहुत ही भोली टाइप की है, इसलिए उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज तो इसका अच्छे से और बहुत देर नाप लूंगा, मजा आ जाएगा। नाप लेने के क्रम में राजू बार बार शर्मिला को छू रहा था, और वो छूना नॉर्मल छूना तो नहीं था। ये बात शर्मिला को भी समझ आने लगी थी। भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह से कौन नाप लेता है? चलिए हटिए, दूर हटिए। अरे क्या हो गया भाभी जी, क्यों गुस्सा हो रही हैं आप? गुस्सा नहीं हो तो क्या करूं? आप ये किस तरह से और कितनी देर से नाप ले रहे हैं? कभी कमर को छूते हैं, कभी इधर हाथ लगाते हैं, कभी उधर हाथ लगाते हैं। ये क्या बात हुई? अरे टेलर को नाप लेने के लिए इधर उधर तो हाथ लगाना ही होता है ना। अब मेरी आंखों में कोई मशीन तो सेट नहीं है कि एक बार किसी को देखें और परफेक्ट नाप ले ले। राजू अपनी बेहुदा दलीलों से अपनी कारगुजारी को ढकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शर्मिला भले ही भोली थी, लेकिन ना समझ तो बिल्कुल भी नहीं थी। देखो, मेरे सामने ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम क्या कर रहे थे। मैं चुपचाप सुन रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी इल्जाम लगाओ। अरे मैं कोई नया टेलर नहीं बनाऊं, सालों से यहाँ काम करता हूँ। हाँ, और न जाने कितनी औरतों के सूट सिले मैंने, किसी ने इस तरह से मुझ पर इल्जाम नहीं लगाया जैसे आप लगा रही हैं। अगर आपको मुझसे सूट नहीं सिलवाना तो आप जा सकती हैं, लेकिन इस तरह के बेहुदा इल्जाम तो मत लगाइए मुझ पर। मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ। शर्मिला वहां से चली तो गई, लेकिन उसने अपनी सास को सारी बातें बताई।
ये तुम क्या कह रही हो बहू? हाँ माँ जी, वो बहुत ही बदमाश दर्जी है। उसने नाप लेने की आड़ में मेरे साथ बदतमीजी की। माँ जी, मुझे तो वो शक्ल से ही बदमाश लगता है। अच्छा सुनो, सिम्मी को आने दो, फिर चलते हैं तीनों मिलकर उस बदमाश दर्जी की दुकान पर। सिम्मी के आने के बाद तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। इस बार सिम्मी उस दर्जी की दुकान पर गई और सूट सिलवाने की बात कही। अपनी आदत से मजबूर राजू टेलर बेशर्मी के साथ सिम्मी की नाप लेने लगा, लेकिन इस बार उसकी सारी हरकत दूर छिपी उसकी भाभी ने रिकॉर्ड कर ली। फिर उन्होंने पुलिस को फोन कर वहां बुला लिया। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस को देखकर राजू टेलर के चेहरे का रंग उड़ गया। क्यों रे, तू ही है ना राजू टेलर? जी मैडम, मैं ही हूँ। कोई बात हो गई है क्या? उसकी इस बात पर इंस्पेक्टर शशिकला ने उसे एक जोरदार तमाचा मारा और विनीता और शर्मिला द्वारा रिकॉर्ड किया वीडियो दिखाया। बेशर्म, यही करता है तू दुकान में अपनी? औरतों को क्या समझ रखा है तूने? चल तू थाने चल, इतने डंडे तुझे मारूंगी, इतने डंडे तुझे मारूंगी कि तेरी सारी बेशर्मी निकल जाएगी। इंस्पेक्टर शशिकला ने राजू टेलर को जेल भेज दिया। उस पर मुकदमा चला और उसे 5 साल की सजा हुई। विनीता की बहू शर्मिला भले ही भोली थी,